अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो अभी सेशन चल रहे हैं उसमें हम अपने कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा, जो हमारा आज का सेशन होगा, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास जो सेशंस हो गए थे उसमें हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे चेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्केन। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हमारे पास अल्कीन और है हमारे पास अल्काइन। अल्कीन मतलब कि जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं अल्कीन, और जहाँ पे हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं अल्काइन। आज हम इसी की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि हम इस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक हाइड्रोकार्बन को या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ऐसी कौन से मेथड्स है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा पहला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो किसने बोला था, लिव्स ने, या उसको हम बोलते हैं लिव्स डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था लिविस। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ये किस स्ट्रक्चर में फिट होंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखना है। क्या देखना है इसका कंडेंस्ड फार्मूला। चलो हम एक एक करके इनको आराम से समझेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा। इससे हमें यह मालूम होगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, और कौन से एटम्स होंगे वहाँ पे, और उनका नंबर क्या होगा, वो हमें कहाँ पे पता चलेगा, वो हमें इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलेगा। ठीक, या द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड गिव्स द नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें यह मालूम होता है कि वहाँ पे कितने, अगर वहाँ पे ए और बी एटम है, ए के कितने एटम्स हैं वहाँ पे और बी के कितने एटम्स हैं वहाँ पे, ये हमें कौन बोलता है, ये हमें बोलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 जिसको हम नाम देते हैं मीथेन, इसको हम नाम देते हैं मीथेन। मीथेन मतलब ये एक अल्केन है। क्या है, अल्केन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जितना जो इसके सबस्क्रिप्ट में होगा उसको हम बोलते हैं, वो वहाँ पे उतने नंबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 4 है, इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वो है हमारे पास 4। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और है C2H6, यहाँ पे C के सबस्क्रिप्ट में 2 आ गया और H के सबस्क्रिप्ट में 6 आ गया। इस 2 और 6 का मतलब कि वहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे, C3H8
C3H8 देखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन नंबर वहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि कार्बन के सबस्क्रिप्ट में क्या है 3, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, कार्बन होंगे 3। और H के सबस्क्रिप्ट में क्या है, H के सबस्क्रिप्ट में है 8, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं वहाँ पे, हाइड्रोजन होंगे 8। ठीक, इससे आगे आप आप 10 तक और डेकेन तक खुद ही कर लेना कि किस में कितने कार्बन एटम्स होंगे और किस में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाते हैं, हम वहाँ पे ड्रा करते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ड्रा करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये है मीथेन, अगर हम इसी की एग्जाम्पल लेंगे, मीथेन की एग्जाम्पल, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करेंगे कि वो कैसे बनेगा। CH4 है वहाँ पे, हमें मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर, अगर हम यहाँ पे कार्बन बनाएंगे, हमें मालूम है कि कार्बन का शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो होती है 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, इसका मतलब 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो वहाँ पे यहाँ पे जितने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपने अभी तक वो वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वीडियोस देख के आ जाए। तो यह यहाँ पे जितने हमारे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वहाँ पे ये है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, क्योंकि हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 4, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे थर्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे फोर्थ वाला हाइड्रोजन। ठीक, अब हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह का बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये हमारे पास एक CH4 मॉलिक्यूल है, और ये इसी CH4 मॉलिक्यूल का क्या डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर। इसी का हमारे पास ये डॉट स्ट्रक्चर है। अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, अगर हमारे पास कोई और है, हम बोलेंगे हमारे पास है C4H10 है हमारे पास। ठीक, C4H10, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। हमें पहले हमें क्या बनाने होते हैं, हमें बनाने होते हैं कार्बन। ठीक, अगर ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये मानो ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 और ये हमारे पास कार्बन नंबर 4। ठीक, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स बनाने की ट्राई करेंगे, हमने अभी यहाँ पे देखा कि एक कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे होते हैं 4, 1 2 3 और 4। वही 4 हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 है और ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 है। अगर ये हम इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड
और फोर्थ और सेमी इसका भी, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स बन गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे के पास पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे के पास पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे के पास पास है। इसका मतलब यहाँ पे इस और इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, इस और इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, इस और इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इनके दरमियान बॉन्ड बड़ा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बन गए। ठीक, अब यहां पे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अब बचे? 1 2 और 3। यहां पे हाइड्रोजन्स आएंगे। क्या आएंगे? हाइड्रोजन्स। ये एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, दूसरा यहां पे आ जाएगा, तीसरा यहां पे आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन्स है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बन जाएंगे, इनका एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे CH3 बना, C एक है और CH3, और यहाँ पे इस C ने इस C के साथ बॉन्ड बना। अगर हम कार्बन नंबर 2 को देखेंगे, अब इसके पास हमें मालूम था कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। चूंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने यहां से कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाया और एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया कार्बन नंबर 1 से बॉन्ड बनाने में। ठीक, अब बचा यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, और ये भी है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इसने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक, यहाँ तक। अब अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करें, अब कार्बन नंबर 3 में क्या होगा? क्योंकि इस कार्बन नंबर 3 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किया हो, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब वहां पे कैंसिल मतलब वहां पे उसने बॉन्ड बनाया। यहां से इस कार्बन नंबर 3 ने कार्बन नंबर 4 के साथ भी एक बॉन्ड बनाया, मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। क्योंकि कार्बन के पास खाली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, वहां पे बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे भी कौन आ जाएगा? यहां पे भी हाइड्रोजन बाइसाब आ जाएगा और यहां पे भी हाइड्रोजन बाइसाब आ जाएगा। दोनों जगह कौन आया? हाइड्रोजन बाइसाब। और इन हाइड्रोजन बाइसाब ने इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिए, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए। मतलब इसकी वैलेंसी हमें ये लास्ट पे हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और ये जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाया, तो वहाँ पे बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आ जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक, और ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो यहाँ पे बना हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों वहाँ पे लगाए? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें वहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हम इसको ज़रा सा गौर से देखेंगे, ये वाला ये जो मैं बना रहा हूं इसको देखो आप आराम से। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वहां पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हमारे पास हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हमारे पास होता है हीलियम। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। डुप्लेट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? वहां पे होने चाहिए 2। जरा चेक करते हैं हम, इसके 2 1 और 2, इसके 2
इसके 2, मतलब वहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप इनको भी एक एक करके देख लोगे, चेक कर सकते हो क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास एक गलत स्ट्रक्चर होगा, एक रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ये जो कार्बन, खाली वहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो लिथियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सब का एटम, ये जो सब हमारे पास एटम्स है, ये जो सब हमारे पास एलिमेंट्स है, इनका क्या कंप्लीट होना चाहिए? इनका कंप्लीट होना चाहिए कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब कि इनका जो पेनल्टीमेट शेल है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? वहाँ पे होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या वो गेन करेगा, वो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या किस तरह से एक एटम, एक एलिमेंट अपना ये जो ऑक्टेट है वो उसको कंप्लीट कर रखता है और अपना ऑक्टेट बरकरार रखता है ताकि ये एक स्टेबल एटम हो जाए। ठीक, यहाँ तक। चलो हम इसके आगे अब स्ट्रक्चरल फार्मूला पे आते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे कंडेंस्ड फार्मूला पे। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बोलता है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बोलता है कि वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा। वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल फार्मूला से। मतलब अगर हमारे पास कोई अल्केन, और इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमें ये मालूम होता है कि ये हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। मतलब अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास है C2H6 और सेकंड है हमारे पास C2H4 और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है C2 और H2। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये अल्केन है? हाँ, हमें मालूम है कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का वो होता है CnH2n। मतलब इसका जो जनरल फार्मूला होता है अल्काइन्स का वो होता है CnH2n-2। ठीक, अब हमें मालूम, अब हमें यहाँ पे n का वैल्यू डालना है। अगर ये यहाँ पे किसी के बराबर आ जाएगा तो हमें वहीं से पता चलेगा कि यह हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, क्या अल्काइन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया है, क्या कोई मॉलिक्यूल दिया है, हाइड्रोकार्बन दिया है, और हमें वहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। हमें मालूम है इसका जनरल फार्मूला ये होता है, हमें वहाँ पे जितने कार्बन एटम्स होंगे, जितना कार्बन एटम का नंबर होगा वो यहाँ पे n पे डालना है, और जहाँ पे वो फिट हो जाएगा वही हमारे पास या वो अल्केन होगा, अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। ठीक, अब हमें इससे क्या मालूम होता है? पहले ही हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारे पास है अल्केन, क्योंकि इसका ये इस जनरल फार्मूला में फिट होती है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये हम पहले हम बनाते हैं कि कितने कार्बन एटम्स हैं। कार्बन 2 है, मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, वहाँ पे बचे इसके 3, मतलब ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा? ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और वहाँ पे उन बॉन्ड्स के पास कौन होगा? वहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे, और वहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, अब ये हमारे पास C2H4
यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, मगर यहाँ पे क्या लेस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे आ गए 4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी सी ट्राई करेंगे, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, मतलब यहाँ पे CnH2n का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अल्केन, ये हमारे पास है अल्केन, मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो हम पहले ही कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या डालेंगे, डबल बॉन्ड। और ये खाली अल्कीन, अगर वहां पे इतना बोला है प्रोपीन, मतलब प्रोपीन में किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, पूरी की पूरी चेन में वहां पे डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे। अगर हमारे पास है डाइकीन, डाइकीन का मतलब हमारे पास है 10 कार्बन एटम्स की चेन, मतलब किसी जगह, किसी एक जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, क्या कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास है डबल बॉन्ड, ठीक। मगर यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, तभी मैंने इन दोनों के दरमियान क्या डाला, डबल बॉन्ड, ठीक। अब अगर हम इसने अपने 2 बॉन्ड्स बनाए, या 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, मतलब इसके 2 यहाँ पे बने 2 बॉन्ड्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, मतलब इसके 2 यूज हो गए, वहां पे बचे इसके 2, तो ये बनाएगा बॉन्ड, ये यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, और सेम इसका भी, ये भी यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ बनाएगा बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके साथ भी बनाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी बनाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी बनाएगा हाइड्रोजन, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये है हमारे पास C2H2, मतलब ये हमारे पास है अल्कीन, अल्काइन, क्या है हमारे पास, अल्काइन, हमारे पास है अल्काइन, मतलब वहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम ट्राई करेंगे, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, क्योंकि हमारे पास 2 ही कार्बन है, इसीलिए मैंने 2 ही कार्बन बनाए। अब यहाँ पे अल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं। अब कितने और बॉन्ड्स बनाएगा ये वाला कार्बन, ये बनाएगा एक बॉन्ड, ये बनाएगा एक बॉन्ड, मतलब इनकी जो 4 जो बॉन्ड्स बनाते हैं वो बराबर होंगे, ये एक बॉन्ड बनेगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये होगा। मतलब इस स्ट्रक्चर फार्मूला से हमें क्या मालूम हुआ कि वहां पे कितने एटम्स है, C2H6 है, मतलब यहाँ पे C2 है, और H कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6, मतलब ठीक। The structural formula gives us the arrangement in which the different atoms are connected in a molecule। ये हमें कि एक मॉलिक्यूल में किस तरह से और कितने एटम्स वहाँ पे हैं वो हमें, या क्या अरेंजमेंट है एटम्स का वहाँ पे, वो हमें कौन बोलता है, वो हमें बोलता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है हमारे पास कि कंडेंसर फार्मूला। अब इतनी बड़ी फार्मूला अगर हम डेकेन बनाने की ट्राई करेंगे तो वो तो हमारे पूरे पेज पे आ जाएगा। अब हम उसको कम कैसे करेंगे, उसको कंडेंस कैसे करेंगे। अब कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे रूल्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास कि ताकि हम इनका जो स्ट्रक्चर है इनको कम करते हैं। मतलब अगर हम प्रोपेन बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोपेन मतलब वहां पे हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 5। ये हमारे पास 1 ये 2 3 4 और 5, इसके दरमियान बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये बनाएगा 3 बॉन्ड्स, ये भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड्स और ये बनाएगा 3 बॉन्ड्स, ठीक। ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी, ठीक। तो ये है हमारे पास प्रोपीन। तो इसको हम पहले थोड़ा सा कंडेंस करेंगे, फिर ज़्यादा कंडेंस करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास है कार्बन, हम कार्बन लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन हैं, वहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, हम लिखेंगे CH3, मतलब कार्बन एक है, इन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो फिर हम यहाँ पे डालेंगे एक लाइन, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ। अब यहाँ पे कितने हैं, C1 है, H कितने हैं, 2, मतलब C1 H2 CH2। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है CH2, और यहाँ पे भी है
CH3, ये हमारे पास आ गया प्रोपेन। इसको थोड़ा और कंडेंस करेंगे तो हम इस ये वाला बॉन्ड है इसको हटाएंगे। आप क्या हटाएंगे? ये जो हमने अभी कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड डाला, अब हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, ये भी हमारे पास प्रोपेन है। अगर हम इसको थोड़ा और कंडेंस करेंगे, हम इसको बॉन्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होगा कि ये हमारे पास है CH3, इसका मतलब यहाँ पे CH3 है। ये हमारे पास होगा यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2 1 2 3 4 और यहाँ पे होगा CH3। यहाँ पे जहाँ पे एजेस आ रहे हैं या जहाँ पे एजेस आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे जो इसके एंड्स होंगे वहाँ पे होते हैं CH3 जो एंड्स होते हैं। मतलब ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये एक एंड है इसका, ये दूसरा एंड है इसका। मतलब वहाँ पे कौन से ग्रुप्स होंगे? वहाँ पे होंगे CH3 ग्रुप्स और CH3 ग्रुप। और बाकी बचे ये बीच वाले, बाकी बचे ये इंटरमीडिएट, ये होगा CH2, ये होगा CH2, ये होगा CH2। मतलब जो बीच वाले होंगे, जो ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, ये कौन से ग्रुप्स होंगे? ये होंगे हमारे पास CH2 ग्रुप्स। अगर हम इसी तरह हम बनाएंगे प्रोपीन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन या प्रोपीन ENE, प्रोपीन मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड। पहले हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इसने 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब हम इसको किस तरह से बॉन्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमें डालना है CH3, मतलब यहाँ पे, फिर क्या होगा CH2, फिर होगा यहाँ पे CH है, यहाँ पे होगा CH2। अब हमें डालना है 3 ही है यहाँ पे। अब वहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम डबल बॉन्ड किस तरह डालेंगे? यहाँ पे अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डालते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं डबल बॉन्ड, हम यहाँ पे डालते हैं डबल बॉन्ड। इस तरह से ये जो इतनी बड़ी फार्मूला होती थी, जो हमारे 1 पेज पे 2 पेज पे अभी आ सकती थी, उसको हमने एक छोटे से बॉक्स में भी बनाया है, या एक छोटे से लाइन से हमने उसको रिप्रेजेंट करना सीखा है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े से और एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। और अभी कंडेंसर फार्मूला क्या बोलता है? इन द कंडेंसर फार्मूला द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर शोन बाय द बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन एटम्स। आपके लेवल तक बस इतना ही है, यहीं तक है। बट जो आपका सिलेबस है वो यहीं तक है। बट आपको ये सब भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आ सकता है। हो सकता है कि आप लोग AMU एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको हर एक कंसेप्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम बस यहीं तक नहीं पढ़ेंगे, जितना भी इसमें आएगा हम उसको पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चल के आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। जो आप लोग आज पढ़ोगे आगे जाके आपको वही पढ़ना है, बट उसका थोड़ा सा हाई वर्जन पढ़ना है, होप कि आपको ये सब लेक्चर्स जो मैं अभी आपके लिए डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बस आप ही के लिए डाल रहा हूँ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे, और थैंक यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हुए हो। आप मेरे वीडियोस लगातार कंटिन्यूसली आप मेरे वीडियोस देखते हो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। होप कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो के नीचे एक रेड बटन होगा जिसको लिखा होता है सब्सक्राइब,
आप उस पर क्लिक करिए, आपका टाइम नहीं जाएगा, बस क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोस होंगे उनका जो लिंक है या उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।